हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल अल्फा टेक इज एजुकेशन। गाइस, कल हमने पढ़ा था कंप्यूटर का उद्भव एवं विकास, क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर। आज हम पढ़ेंगे कंप्यूटर के विकास का वर्गीकरण, अर्थात क्लासिफिकेशन ऑफ डेवलपमेंट ऑफ कंप्यूटर। देखिए, इसका वर्गीकरण 3 आधारों पर किया जाता है। हार्डवेयर के उपयोग के आधार पर, दूसरा है कार्य पद्धति के आधार पर, उसके बाद मैं तीसरा बताऊंगी आकार और कार्य के आधार पर। अब हार्डवेयर के उपयोग के आधार पर इन्हें जनरेशंस ऑफ कंप्यूटर में बांटा जाता है, मतलब 5 में। प्रथम पहली पीढ़ी, दूसरी, तीसरी, चौथी और 5वीं पीढ़ी। फिर उसके बाद है कार्य पद्धति के आधार पर इसे 3 उसमें डिवाइड किया जाता है, 3 वर्ग में वर्गीकृत किया जाता है। एनालॉग कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर और हाइब्रिड कंप्यूटर। इसके बाद हम देखेंगे कि तीसरा है आकार और कार्य के आधार पर वर्गीकरण। देखिए गाइस, इसमें 4 उसमें डिवाइड किया जाता है। मेन फ्रेम कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, माइक्रो कंप्यूटर और सुपर कंप्यूटर। अब हार्डवेयर के उपयोग के आधार पर, जैसे कि हमने बताया था, सबसे पहले वर्गीकृत किया जाता है। तो उसमें देखेंगे जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। तो सबसे पहले हम देखेंगे फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। इसमें हमने गाइस की पॉइंट लिख दिए हैं, आप चाहें तो उसके लिए नोट्स बना सकते हैं। इसके ये की पॉइंट्स है। इसमें हमने एडवांटेज एज वेल डिसएडवांटेज दोनों मेंशन किए हैं। तो सबसे पहले उसमें वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग किया जाता था। दूसरा, उसमें भाषा कौन सी थी? मशीनी भाषा और लो लेवल लैंग्वेज। इसको बोलेंगे लो लेवल लैंग्वेज। अब देखिएगा, इसके लिए एक पॉइंट मेंशन कीजिए आप नीचे नोट के रूप में। आप मेंशन कीजिए कि जो लो लेवल लैंग्वेज है, मतलब LLL, ये है असेंबली लैंग्वेज है ना। इसका आविष्कार किया था, इसे बोलते हैं एक्चुअली लो लेवल लैंग्वेज। ये आता भी एग्जाम्पल में कि कौन सी लैंग्वेज लो लेवल लैंग्वेज है, तो असेंबली लैंग्वेज आपको मेंशन करनी हुई। इसका विकास 1952 में डॉक्टर ग्रेस हॉपर ने किया था। डॉक्टर ग्रेस हॉपर द्वारा किया गया था, है ना। और फिर उसके बाद स्टोरेज के लिए पंच कार्ड और पेपर टैप का यूज़ किया जाता है। पंच कार्ड क्या है, मैंने आपको बताया था प्रीवियस वीडियो में, आप जाके देखिए। फिर इसकी गति मेजर करते थे इसमें 1 मिली सेकेंड में, और मतलब मिली सेकेंड में इसकी गति मेजर करते थे। और 1 मिली सेकेंड होता है 10⁻³ इसका। अब देखिए, इसके एडवांटेज थे या फिर जो भी यूज़ होता था उसमें ये थे उसके। फिर उसके बाद ये इसका आकार बड़ा होता था और त्रुटि की संभावना रहती थी। ये एक्चुअली डिसएडवांटेज है इसका, कि त्रुटि की संभावना रहती थी। तो ये इसमें वैक्यूम ट्यूब का इस्तेमाल किया जाता है, इसलिए इसमें से हीट ज़्यादा निकलती थी। इस वजह से इसे AC में रखना पड़ता था। फिर उसके बाद इसके एग्जाम्पल है एनिक, यूनिवैक और मार्क 1। ये हमने आपको बताया था प्रीवियस वीडियो में, ये IBM कंपनी द्वारा बनाया गया था, है ना। फिर उसके बाद हम देखेंगे जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। इसमें हम देखेंगे कि उसमें फर्स्ट वाली जनरेशन में क्या हुआ था कि वैक्यूम ट्यूब का इस्तेमाल किया जाता था, उसकी जगह इसमें ट्रांजिस्टर का इस्तेमाल किया जाने लगा। ये जो फर्स्ट जनरेशन के कंपैरिजन में ये हल्की होती थी, छोटी होती थी और कम खपत मतलब इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूमिंग पावर उनकी कम होती थी। फिर इसमें क्या हुआ कि हाई लेवल लैंग्वेज का विकास हुआ। हाई लेवल लैंग्वेज कौन सी थी? अब ये थी कोबोल और फोर्ट्रॉन। कोबोल का इस्तेमाल व्यावसायिक कार्यों के लिए किया जाता है। इसका फुल फॉर्म लिख लीजिए आप। ये है ना, मैंने आपको दिखाया हाई लेवल लैंग्वेज कौन सी थी, ये कोबोल और फोर्ट्रॉन। कोबोल का फुल फॉर्म होता है कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। और फिर उसके बाद फोर्ट्रॉन का होता है फुल फॉर्म फॉर्मूला ट्रांसलेशन। ये देखिए गाइस, अगर आप नोटिस कर रहे हो तो ये फुल फॉर्म है, ये हमें याद करनी है। तो आप आज के फुल फॉर्म में इन्हीं को याद करेंगे, है ना। और भी आप आगे हम देखेंगे उसमें। फिर उसके बाद ये हाई लेवल लैंग्वेज का इसमें विकास हुआ। और जब हाई लेवल लैंग्वेज का विकास हुआ तो असेंबली भाषा में जो प्रोग्राम थे वो मैनेमोनिक्स कोड का इस्तेमाल किया जाता था, जो याद रखने में सरल होते थे। अतः मतलब असेंबली भाषा में प्रोग्राम बनाने तैयार किए गए थे। लेकिन इसमें हाई लेवल लैंग्वेज का विकास हुआ है ना, तो ये थी हाई लेवल लैंग्वेज कोबोल और फोर्ट्रॉन।
फिर उसके बाद स्टोरेज के लिए क्या मीडियम यूज़ होने लगा, उसमें पंच कार्ड और उसका टेप का इस्तेमाल किया जाता था, है ना, पेपर टेप का इस्तेमाल किया जाता। फिर इसमें हुआ स्टोरेज के लिए मैग्नेटिक स्टोरेज डिवाइस। फिर गणना इनकी किस में की जाती थी, माइक्रो सेकंड में, है ना, माइक्रो सेकंड, 1 माइक्रो सेकंड होता है 10⁻⁻⁶ सेकंड, है ना। इसका उपयोग किस में किया जाता था, व्यवसायिक तथा उद्योग में उपयोग किया जाता था। और इसी जनरेशन में BOS का आरंभ हुआ। इसका फुल फॉर्म होता है बैच ऑपरेटिंग सिस्टम, बैच ऑपरेटिंग सिस्टम। देखिए गाइस, ये फुल फॉर्म आप जरूर से याद रखिए, कभी भी कहीं भी पूछ लेते हैं तो ये फुल फॉर्म आप याद कर लीजिएगा, ये वाला ये BOS का फुल फॉर्म, और अभी हम आगे भी देखेंगे। तो ये थी सेकंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, देखिए उसमें पहले यूज होता था ट्रांजिस्टर। अब देखिएगा इस ट्रांजिस्टर का आविष्कार 1947 में किया गया था। आप थोड़ा मेंशन कर लीजिए, उसमें नोट्स में लिख लीजिए। ट्रांजिस्टर का विकास 1947 में बेल लेबोरेटरी में जॉन वार्डी और विलियम शॉकले, मैं बताना भूल रही थी उसमें, विलियम शॉकले और वॉल्टर ब्रेटन, इनकी हेल्प से किया गया था 1947 में ट्रांजिस्टर का आविष्कार। फिर उसके बाद आता है कि आईसी चिप्स का इंटीग्रेटेड चिप्स, मतलब वो होता है इंटीग्रेटेड चिप्स, इसका फुल फॉर्म। और इसका आविष्कार इसको यूज किया जाने लगा, और इसका आविष्कार किया गया था 1958 में। किसके द्वारा, किल्वी और नोए द्वारा, मतलब जैक किल्वी, ये लिख लीजिए आप, ये अक्सर पूछ लेती है, इधर लिख दीजिए, जैक किल्वी और रॉबर्ट नोए ने। कब किया गया था, ये किया गया था 1958 में, है ना, ये आप मेंशन करिए इसको। फिर उसके बाद इसमें SSI और MSI का विकास किया गया। ये SSI और MSI क्या है, ये है कि इसमें उपयोग किया जाता था स्मॉल स्केल इंटीग्रेशन, और ये मीडियम स्केल इंटीग्रेशन का विकास किया गया। इसे भी आप याद कर लीजिएगा, स्मॉल स्केल इंटीग्रेशन लिख लीजिए आप, और इसे मीडियम स्केल इंटीग्रेशन का विकास किया गया। फिर उसके बाद इनपुट और आउटपुट डिवाइस के रूप में कीबोर्ड, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि कीबोर्ड का आविष्कार थर्ड जनरेशन में किया गया। कीबोर्ड को इनपुट डिवाइस के रूप में और मॉनिटर को आउटपुट डिवाइस के रूप में प्रचलित किया गया। फिर उसके बाद इसमें सेमीकंडक्टर स्टोरेज डिवाइस का इस्तेमाल किया गया, जिसे रैम कहा गया। अब देखिए रैम BC में आई थी, कीबोर्ड और मॉनिटर BC में आए थे, ये भी इंपॉर्टेंट है। रैम आप सभी जानते कितनी, रैंडम एक्सेस मेमोरी, इसका फुल फॉर्म रैंडम एक्सेस मेमोरी। ये गाइड मेंशन करिए आप, ये इंपॉर्टेंट है और इन सबका फुल फॉर्म आपको याद करना है। फिर उसके बाद गणना के लिए इसमें नैनो सेकंड का यूज किया जाता था। 1 नैनो सेकंड होते 10⁻⁻⁹ सेकंड। फिर उसके बाद व्यवसायिक तथा व्यक्तिगत उपयोग। अब देखिए इधर थर्ड जनरेशन से कंप्यूटर का उपयोग व्यक्तिगत रूप से किया जाने लगा। फिर उसके बाद इसमें हाई लेवल लैंग्वेज का विकास हुआ। कौन कौन सी, बेसिक और पास्कल और बेसिक। अब देखिए बेसिक का भी फुल फॉर्म होता है, ये भी जनरली पूछ लेते हैं। बेसिक इसका होता है बिगिनिंग ऑल पर्पस सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी जनरली एग्जाम में पूछ लेते हैं। फिर उसके बाद आया कि इसमें टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम का विकास हुआ। फिर उसके बाद हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर की अलग अलग बिक्री स्टार्ट हुई। हार्डवेयर का मतलब कि जो मैंने आपको बताया था, हार्डवेयर होते हैं वो कंपोनेंट जिसे हम छू सकते हैं और एज वेल देख सकते हैं। सॉफ्टवेयर वो होते हैं जिन्हें हम छू नहीं सकते लेकिन उनका उपयोग
प्रोग्राम में किया जाता है, इंटरनल उपयोग किया जाता है इसका। तो इनकी अलग अलग बिक्री स्टार्ट हुई। इसका मतलब कि हार्डवेयर आप अलग खरीद सकते थे। उस टाइम पे ऐसा नहीं था फर्स्ट और सेकंड जनरेशन में। उस टाइम आपको हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर कंबाइंड रूप में मिलते थे, आप अलग से सॉफ्टवेयर नहीं परचेज कर सकते थे। लेकिन थर्ड जनरेशन से ऐसा है कि आप सॉफ्टवेयर अलग से परचेज कर सकते हो। मतलब जैसे आपको वर्ड चाहिए या प्रोग्राम चाहिए या GR टाइपिंग चाहिए आपको, तो आप अलग से परचेज कर सकते हो, है ना। तो फिर उसके बाद 1965 में DEC ने मिनी कंप्यूटर पहला DEC ने मिनी कंप्यूटर बनाया, PDP-8 का विकास किया गया, है ना। और इसका PDP का भी फुल फॉर्म होता है प्रोग्राम्ड डेटा प्रोसीजर 8, प्रोग्राम्ड डेटा प्रोसीजर 8, है ना। तो DEC का फुल फॉर्म आप जानती होंगे, डिजिटल इक्विपमेंट कॉर्पोरेशन द्वारा यह मिनी कंप्यूटर बनाया गया, PDP-8, फोर्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। इसमें इस्तेमाल हुआ माइक्रो प्रोसीजर का आविष्कार। देखिए फोर्थ जनरेशन में माइक्रो प्रोसीजर आया था, आपको पता है ना, मैंने बताया था पहले आपको। माइक्रो प्रोसीजर ने कंप्यूटर के क्षेत्र में क्रांति ला दी थी। मतलब इसके हेल्प से कंप्यूटर का आकार अब छोटा होने लगा था, इतना छोटा कि आप अपने कंप्यूटर को घर में रख सकते थे। इसमें लार्ज स्केल इंटीग्रेशन और वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन का उपयोग किया जाने लगा। अब लार्ज स्केल इंटीग्रेशन का फुल फॉर्म लिख दिया, लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, और इसका होता है वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, है ना। तो इसकी गणना की जाती थी पिको सेकंड में। 1 पिको सेकंड होता है 10⁻⁻12 सेकंड। फिर यह जो फोर्थ जनरेशन में जो कंप्यूटर बनते थे, इसको मल्टीटास्किंग एक्चुअली कंप्यूटर बनते थे। इसमें मतलब विभिन्न कार्य वो एक साथ कर सकते थे। जैसे आपने देखा होगा कि जनरली आप लोग जब गेम खेलते होंगे तो आप म्यूजिक सुनते होंगे, तो मल्टीटास्किंग आया था फोर्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में, इसका यूज़ किया जाने लगा। मतलब मल्टीटास्किंग कंप्यूटर हुआ करते थे। तो इसका माइक्रो प्रोसीजर का विकास एमी हप्प ने 1971 में किया था। फिर उसके बाद लैन और वैन का विकास हुआ। ये जनरली इनका फुल फॉर्म भी आता है लोकल एरिया नेटवर्क, और इसका होता है वाइड एरिया नेटवर्क, लोकल एरिया नेटवर्क और वाइड एरिया नेटवर्क का होता है। फिर उसके बाद पैरेलल कंप्यूटर और मल्टीमीडिया कंप्यूटिंग और मल्टीमीडिया का विकास हुआ। मल्टीमीडिया आप सभी जानते हैं, वीडियोस आप यूट्यूब पे वगैरह देखते हो, इसी फोर्थ जनरेशन में इसका उपयोग हुआ था। यूट्यूब और ये ट्विटर वगैरह ये सब फोर्थ जनरेशन में आए थे ना। यूट्यूब गूगल वगैरह का विकास हुआ था, क्रोम का। फिर उसके बाद 1981 में IBM ने माइक्रो कंप्यूटर का विकास किया, जिसे PC का नाम दिया गया। अब देखिए पर्सनल कंप्यूटर किसने बनाया था, इससे आपके 2 क्वेश्चन अराइज हो रहे हैं। पहला तो कब किया गया था और किसने किया था, तो 1981 में 1981 में किया गया था और IBM ने किया था। IBM का फुल फॉर्म मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। फिर उसके बाद इसमें GUI का विकास हुआ, इसे बोलते हैं ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, ये भी बहुत उपयोगी साबित हुआ। फिर उसके बाद HLL में हाई लेवल लैंग्वेज में C भाषा का विकास किया गया, है ना। फिर उसके बाद ऑपरेटिंग सिस्टम कौन कौन से होते थे उपयोग इसमें, MS-DOS मतलब माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। फिर उसके बाद MS विंडो और एप्पल ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ये ऑपरेटिंग सिस्टम इसमें यूज़ किए जाते थे। आप गाइस ज़रूर ध्यान दीजिएगा, इसमें बहुत सारे फुल फॉर्म आए हैं, ये देखिए आप, ये फुल फॉर्म ये सभी आपको याद करने हैं। फिर उसके बाद फिफ्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, इसमें विकास हुआ ULSI और SLSI। इसका मतलब होता है अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, आप लिख लीजिए इसे, अल्ट्रा लार्ज इंटीग्रेशन, और इसका होता है सुपर लार्ज स्केल इंटीग्रेशन इसका होता है। ने करोड़ों उपकरणों के युक्त माइक्रो प्रोसीजर चिप का विकास किया। फिर उसके बाद इसके बाद अत्यंत छोटे कंप्यूटर का विकास हुआ, जिन्हें आप हाथ में लेकर घूम सकते हैं, पाम लैपटॉप बोलते हैं उसे, उसका विकास हुआ। फिर एजुकेशन और एंटरटेनमेंट का भरपूर उपयोग, मतलब इन दोनों में भरपूर उपयोग होने लगा, है ना, कंप्यूटर का एंटरटेनमेंट में बहुत ज़्यादा उपयोग करने लगे। फिर पैरेलल कंप्यूटिंग हुई, इससे भी इसमें बहुत हेल्प मिली। पैरेलल कंप्यूटिंग में आपको डिस्कस करूँगी, इसको विस्तार पूर्वक हम देखेंगे पैरेलल कंप्यूटिंग होती क्या है। फिर उसके बाद इसी जनरेशन में फिफ्थ जनरेशन में इंटरनेट ईमेल W का विकास हुआ। इसे बोलते हैं वर्ल्ड वाइड वेब। इसका भी जनरली क्वेश्चन आता है, WWW का होता है
वर्ल्ड वाइड वेब, है ना। फिर उसके बाद AI का, इसका ईमेल का होता है इलेक्ट्रॉनिक मेल, ये भी जनरली क्वेश्चन आता है, ये इंपॉर्टेंट है तो आप ध्यान रखिएगा। और इंटरनेट में प्रोटोकॉल पढ़ना होता है। फिर उसके बाद उसको भी हम डिस्कस करेंगे। फिर AI का प्रयास किया गया इसमें, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मतलब जो रोबोट बन रही है ना, उसका प्रयास भी 5th जनरेशन में किया गया। फिर मैग्नेटिक बबल मेमोरी का विकास हुआ, किसके लिए, भंडारण के लिए। और इसमें ऑप्टिकल डिस्क और DVD और ब्लू रे डिस्क का भी विकास इसी में हुआ, है ना। फिर इसके बाद पोर्टेबल PC और डेस्कटॉप PC का विकास भी इसी जनरेशन में हुआ। तो गाइज आई होप यू लाइक दिस वीडियो। इसके बाद हम इसका रिव्यू देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तो आप प्लीज़ उसे ज्वाइन कीजिएगा। उसमें हम कंप्यूटर के जनरेशन है उनका एक आउटलुक देखेंगे, जैसे स्टोरेज में और सभी में, कि उसकी कौन कौन सी उसमें स्टोरेज डिवाइसेज आई और कौन कौन सी लैंग्वेजेस का विकास है, उसको हम एक साथ डिस्कस करेंगे। तो आई होप यू गाइज लाइक दिस वीडियो, तो प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।